डियर स्टूडेंट्स, आपके 10वीं क्लास के विज्ञान विषय में हम चैप्टर नंबर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह के बारे में आज रक्त व रक्त समूह है टॉपिक को समझेंगे। पहले हम रक्त के संगठन की बात करेंगे। रक्त के संगठन का मतलब है कि रक्त में क्या क्या पाया जाता है और उनके क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा, फिर हम इस वीडियो में रक्त समूह के बारे में समझेंगे। रक्त समूह है जिसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो है ABO प्रकार का रक्त समूह है और दूसरा है RH कारक या RH प्रकार का रक्त समूह है। तो इस वीडियो में हम रक्त समूह के ABO प्रकार के रक्त समूह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्लियर? तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। पहले अपन रक्त के बारे में देखेंगे कि रक्त क्या है। रक्त एक तरल जीवित ऊतक है। रक्त कैसा होता है? तरल होता है। और ऊतक, ऊतक का मतलब है कोशिकाओं का समूह है। यानी रक्त में कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं। और रक्त कैसा है? तरल। और ऊतक भी कई प्रकार के होते हैं। यह एक संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? जिसको अपन संयोजी ऊतक कहेंगे। दूसरे पार्ट के अंदर मानव तंत्रों के अंदर हमने रक्त परिसंचरण तंत्र को समझा था। वहां भी आपको ये लाइन जरूर मिलेगी कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो गाढ़ा, चिपचिपा व लाल रंग का होता है। हमें ये पता है कि इस पार्ट में एक एक नंबर के यानी कि 3 क्वेश्चन आएंगे, 1+1+1। इस प्रकार से हमें ये 3 क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो एक पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। दूसरा, रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? तो रक्त के अंदर पाए जाने वाली जो RBC कोशिकाएं हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं, उनमें हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या एक प्रकार की प्रोटीन होती है। ठीक है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। ग्लोबिन प्रोटीन में हीम, हीम का मतलब है Fe यानी कि आयरन, लोहा, लोहे तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन या लोहे तत्व पाया जाता है। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? RBC के अंदर होता है। क्लियर? तो रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ये क्वेश्चन बनता है, छोटा क्वेश्चन। तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। देखिएगा, रक्त वाहिनियां बोल दीजिए, रक्त नलिकाएं बोल दीजिए। रक्त वाहिनियां दो प्रकार की हैं। एक तो धमनी, ठीक है, दूसरी शिरा। क्लियर? तो जो शिराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है। शिराओं में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अशुद्ध। अशुद्ध यानी कि जिसमें CO2 घुली हो। अशुद्ध का मतलब क्या है? जिसमें CO2 की मात्रा होती है। और धमनी में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का मतलब यहाँ पर जिसमें O2 पाई जाती है, ऑक्सीजन उपस्थित होती है। क्लियर? धमनी और शिराएं, इन्हें ही अपन वाहिनियां कहते हैं। एक खास बात और, हमें त्वचा के बाहर जो दिखाई दे रही हैं वो हमारी शिराएं हैं। देखिए, आप अपने हाथ, हथेली का पिछला जो भाग है ना, या फिर अपने बाजू, या फिर आपके जो पैर हैं, कई जगह आपको आपकी रक्त नलिकाएं या रक्त वाहिनियां दिखाई देती हैं। तो त्वचा के बाहर हमें दिखाई दे रही हैं। आपने खून की जांच तो कभी करवाई होगी, तो आप देखते हैं कि अपनी जो कोहनी है उसके अंदर की तरफ जो शिरा है उससे रक्त निकाला जाता है। ठीक है, तो ये भी शिरा ही है। कहने का मतलब ये है, जो हमें त्वचा के बाहर ऊपर की तरफ दिखाई दे रही हैं वो सारी शिराएं हैं। अब रक्त के अंदर दो चीजें होती हैं, देखो समझते हैं कि रक्त में दो चीजें हैं। तो बना रहा हूं यहाँ पर। रक्त के अंदर एक तो होता है रक्त प्लाज्मा, रक्त
प्लाज्मा कहलाता है जो तरल भाग है वो रक्त प्लाज्मा। दूसरी होती है रक्त कणिकाएं, दूसरी होती है रक्त कणिकाएं। तो प्लाज्मा जो भाग है ये तरल भाग है जिसके कारण रक्त तरल होता है। और रक्त कणिकाएं जो हैं ये फिर 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये प्लेटलेट्स होती हैं। तो जो प्लाज्मा है ये निर्जीव पदार्थ होता है, ये प्लाज्मा निर्जीव है। और रक्त के अंदर ये जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं यानी कि कणिकाएं हैं, ये सजीव होती हैं। ठीक है, यानी कि रक्त कुल मिलाकर के कैसा है, सजीव है। ठीक है, ये निर्जीव पदार्थ और ये सजीव, परंतु इन दोनों के मिलने से रक्त बनता है। तो रक्त कैसा है, सजीव या जीवित। देखो पहली लाइन में था रक्त एक तरल जीवित उत्तक है, कैसा है, जीवित या सजीव है। क्लियर। प्लाज्मा निर्जीव होता है तथा रक्त कणिकाओं, रक्त कणिकाएं का मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जीवित कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लाज्मा का काम क्या है, ये प्लाज्मा के कार्य की बात कर रहा है। ठीक है, और जो रक्त कणिकाएं हैं जो 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उनके कार्य क्या हैं वो अपन आगे समझेंगे। पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा आंतों से अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। देखिए हमारे जो शरीर में पाचन तंत्र है ना, या आमाशय, फिर ये ग्रहणी, फिर आगे छोटी आंत, फिर आगे बड़ी आंत। तो यहाँ भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। मुंह में जो लार के अंदर एमाइलेज एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। और यहाँ जो पेप्सिन एंजाइम है आमाशय में, ये मुख्य रूप से प्रोटीन को पचाएगा। और ये जो अग्नाशय, यहाँ अग्नाशय ग्रंथि है, ग्रहणी के अंदर ये भोजन का पाचन, अधिकांश पाचन ग्रहणी में यही होगा। और आगे का जो अग्र क्षुद्रांतर भाग है, ये वाला भाग, यहाँ इस भाग के अंदर भोजन का अवशोषण होता है। तो इसके साथ में रक्त नलिकाएं जुड़ी होती हैं। तो भोजन अवशोषित होकर के रक्त के अंदर घुल जाएगा, प्लाज्मा में घुल जाएगा और शरीर के प्रत्येक कोशिका तक, जो कोशिकाएं हैं उन तक वो भोजन पहुंचेगा। यानी कि ग्लूकोज जो है प्रत्येक कोशिका को चाहिए, ग्लूकोज की आवश्यकता प्रत्येक कोशिका को होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमने श्वसन क्रिया की है उससे ऑक्सीजन भी आएगी और जो भोजन का अवशोषण हुआ उससे ग्लूकोज आएगा। इन दोनों के मिलने से ही भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि श्वसन होता है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और उससे ऊर्जा बनती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं। तो प्लाज्मा का काम क्या है, आंतों से, यानी कि जो छोटी आंत है उससे भोजन को अवशोषित करके वो जो पोषक तत्व है, पोषक तत्व यानी कि कार्बोहाइड्रेट या जो विटामिन है, खनिज लवण है, उनका भी अवशोषण हुआ है, जल का अवशोषण भी हुआ है। ठीक है, उनको शरीर के विभिन्न अंगों तक, पूरे जो हाथ पैर में जो कोशिकाएं हैं उन सब अंगों तक पहुंचाता है। कौन? प्लाज्मा पहुंचाता है। तो ये तो काम हुआ प्लाज्मा का। दूसरा प्लाज्मा का काम एक और है, विभिन्न अंगों में हानिकारक पदार्थों, यानी कि अपने शरीर में जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्सर्जी पदार्थ भी कहते हैं, जो कि नाइट्रोजन युक्त होते हैं। उन हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, वृक्क है। वृक्क यानी कि इनको अपन किडनी भी कहते हैं, वृक्क या किडनी एक ही बात है। ठीक है, तो वृक्क या किडनी तक ये प्लाज्मा के अंदर ही घुल करके पहुंचता है। और मनुष्य में जो मुख्य रूप से हानिकारक पदार्थ है वो बनता है यूरिया। ठीक है, यूरिया मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है जिसको किडनियों तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद में जो किडनियां हैं और रक्त का निस्यंदन करती हैं। निस्यंदन का मतलब है छानने का काम करना, और मूत्र के रूप में बाहर निकाल देती हैं। फिर ये अपन बात करेंगे प्लाज्मा में जो कणिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की मिलती हैं, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स, और डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड, और बिंबाणु प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी हैं उनके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से ऑक्सीजन, यानी कि जो O2 है, कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस के साथ बंधुता दर्शाता है। यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन गैस को कैच कर लेता है, पकड़ लेता है फेफड़ों से। और जैसे मान लीजिए यहाँ मैं बना रहा हूँ, मानव में, अपने मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े वक्ष गुहा में पाए जाते हैं। यहाँ जो फेफड़े के अंदर आगे से आगे श्वास नली, श्वसनिकाएं जो हैं, ये अंतिम भाग वायु कुप्पिका बनाती हैं। इस वायु कुप्पिका से रक्त नलिकाएं जुड़ी होती हैं, यानी धमनियों और शिराएं जुड़ी होती हैं। तो यहाँ रक्त के अंदर जो CO2 है उसको तो छोड़ दिया जाता है,
और यहाँ श्वास के अंदर हमने जो ऑक्सीजन ग्रहण की है, देखिएगा फेफड़ों तक तो सारी गैसें ही यहाँ पहुँचती हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सारी ही अंदर आएंगी, परंतु यहाँ पर ये जो रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन है, कहाँ है हीमोग्लोबिन? आरबीसी में। ये हीमोग्लोबिन केवल ऑक्सीजन को ही कैच करता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में ही बंधुता दर्शाता है। बाकी नाइट्रोजन और CO2 गैस है वो बाहर वापस चली जाएंगी, यहीं से बाहर चली जाती है। रक्त के अंदर ये हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ करके ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाएगा। तो ये गैसों का विनिमय मुख्य रूप से ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC, इससे इस पार्ट का जो पहला ही पॉइंट था प्रतिरक्षा के बारे में, उसमें हमने पढ़ा था WBC जो है वो रोगाणुओं से रक्षा करने का काम करती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं, रोगाणुओं से सुरक्षा करती हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है बिंबाणु, जिसे अपन प्लेटलेट भी कहते हैं। और बिंबाणु जो हैं ये रक्त वाहिनियों की सुरक्षा तथा रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करते हैं। देखिए, जब कभी हमारे चोट लगती है और रक्त बहना शुरू हो जाता है, तो उस रक्त को रोकने के लिए हमारी त्वचा के ऊपर एक थक्का बन जाता है। थक्का का मतलब है वहाँ एक कठोर आवरण बन जाता है, एक सतह बन जाती है, जिसके कारण रक्त का स्त्राव बंद हो जाता है, रक्त का बहना रुक जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सारा रक्त बह जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो एक सुरक्षा युक्ति है, एक सुरक्षा का प्रोसेस है, जिससे हमारे रक्त की हानि को बचाया जा सकता है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं आगे रक्त समूह के बारे में। और रक्त समूह में मुख्य रूप से पहले हम ABO प्रकार का रक्त समूह जो है उसको समझेंगे। पहला एक क्वेश्चन ये बनता है कि रक्त समूह के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो एक वैज्ञानिक है, कोरल लैंडस्टीनर ने 1901 में। देखिए, साइंस में अपने सन जो हैं, यानी कि जो डेट है वो बहुत ही कम पूछी जाती हैं, फिर भी आप याद कर लीजिएगा। कौन से वैज्ञानिक का? कोरल लैंडस्टीनर ने 1901 में रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किया। मुख्य रूप से इन्होंने ABO रक्त समूह के बारे में बताया था। अब रक्त की लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रतिजनों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण कर विभिन्न समूहों में बांटा। क्वेश्चन सुनिएगा, बोर्ड एग्जाम में अपने क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है कि कोरल लैंडस्टीनर ने जो रक्त समूह है का वर्गीकरण किया है, यानी कि A प्रकार का, B प्रकार का, AB प्रकार का और O प्रकार का, ये वर्गीकरण उन्होंने किस आधार पे किया? इसका आधार क्या है? ठीक है ना, आधार पूछ रहा है। तो इसका आधार ये है, अभी जो अपन ने RBC पढ़ी है, RBC का आकार द्विवीय अवतलाकार होता है, यानी कि ऐसा होता है। अवतल का मतलब आप समझते हो, आगे हम लेंस वाला पार्ट पढ़ेंगे, प्रकाश वाले पार्ट में, कि जिसके जो किनारों से चौड़ा या मोटा या फिर फैला हुआ हो और बीच में से पतला हो, ये भाग पतला है, ठीक है, ये फैला हुआ भाग है, उसे अवतल कहते हैं। और दोनों सतह ही अवतल हैं, इधर वाली सतह भी अवतल, इधर वाली सतह भी अवतल, तो इसे द्विवीय अवतलाकार कहते हैं। ठीक है, द्विवीय अवतल आकार। तो यहाँ पर RBC का आकार ऐसा ही होता है, ये RBC की संरचना है, RBC भी द्विवीय अवतलाकार होती है। और जब RBC की सतह पर यदि मान लीजिए A प्रकार का एंटीजन है, बहुत सारे हो सकते हैं A प्रकार के एंटीजन, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A हो जाएगा। यदि RBC की सतह के ऊपर B प्रकार की एंटीजन है, प्रतिजन है, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। और यदि RBC के ऊपर, किसी व्यक्ति की RBC के ऊपर A प्रकार की एंटीजन भी हैं, B प्रकार की भी हैं, ठीक है, यानी कि A और B दोनों प्रकार की हैं, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति जिनकी RBC के ऊपर किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है, यहाँ आपको दिख रहा है मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो उसे O रुधिर वर्ग कहते हैं, या इसे शून्य वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, सामान्यतः प्रतिजन। अब ये जो एंटीजन जो है AB है ना, AB जो दो प्रकार की एंटीजन तो है, ये प्रोटीन की बनी हो सकती हैं या ग्लाइकोप्रोटीन की हो सकती हैं, कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोलिपिड की हो सकती हैं। ये प्रतिजन एक ही विकल्पी एलील या संबंधित जीन से उत्पन्न होती हैं तथा वंशानुगत रूप से माता पिता दोनों से प्राप्त होते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं जितने भी जीव जंतु हैं, सजीव हैं, उनमें पाए जाने वाले जो लक्षण हैं, उन लक्षणों का नियंत्रण
या लक्षणों का निर्धारण जीन के द्वारा किया जाता है। और जीन प्रत्येक कोशिका में जो केंद्रक है, जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, उसमें एक केंद्रक है, केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्रों के ऊपर डीएनए होता है। एक गुणसूत्र में एक डीएनए पाया जाता है और जो डीएनए मान लीजिए डीएनए है, इस डीएनए का एक ये इतना भाग यदि एक लक्षण का नियंत्रण करता है तो ये एक जीन है। ये यहाँ फिर दूसरा जीन जो दूसरे लक्षण का नियंत्रण करेगा। मान लीजिए ये जो जीन मैंने यहाँ बनाया है ये रक्त समूह है, यानी कि ए प्रकार की एंटीजन का निर्धारण करता है, उत्पन्न करता है, ए प्रकार की एंटीजन बनाता है। तो यहाँ पर ये जीन, ठीक है। और दूसरा जीन मान लीजिए उसके किसी व्यक्ति के, जैसे अपन बात करें माता पिता से आते हैं, तो ये मान लीजिए माता का गुणसूत्र है, डीएनए या जीन है, दूसरा पिता का है। यदि दोनों ही जीन कैसे हों, ए और ए हो जाएं, तो उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। परंतु यदि पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो ए बी प्रकार का हो जाएगा, और पिता का ग्रुप ओ है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ए प्रकार का ही होगा। वो अपन आगे समझेंगे कैसे होगा टेबल के माध्यम से। आगे देखिए, लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रतिजन होते हैं। अभी अपने समझा था, जो आरबीसी हैं उनके ऊपर या तो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है, ठीक है। अगर अकेला ए है तो ए ब्लड ग्रुप, अकेला बी है तो बी ब्लड ग्रुप, और यदि ए और बी दोनों हैं तो ए बी प्रकार का ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और कोई एंटीजन नहीं है, कोई प्रतिजन नहीं है तो ओ प्रकार का हो जाएगा। इन प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर कुल 4 प्रकार के रक्त समूह हो गए। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, ए प्रकार का, बी प्रकार, ए बी और ओ प्रकार का, ठीक है। इस वर्गीकरण को एबीओ समूहीकरण कहा जाता है, यानी कि इसको एबीओ प्रकार का ब्लड ग्रुप कहते हैं। ए प्रकार के रक्त में लाल रक्त कणिकाओं पर ए प्रकार की प्रतिजन, अभी बताया था मैंने, किसी व्यक्ति का यदि मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है तो उसके एंटीजन उसके ऊपर कैसी होंगी? ए प्रकार की होंगी। तथा बी प्रकार के रक्त में बी प्रकार का प्रतिजन पाया जाता है। किसी व्यक्ति का मान लीजिए, सपोज कीजिए आपका ही ब्लड ग्रुप बी है, तो आपका आरबीसी जो है उस आरबीसी के ऊपर बी प्रकार की एंटीजन है या प्रतिजन है। और ए बी प्रकार के रक्त में लाल रक्त कणिकाओं पर ए व बी दोनों प्रकार की, अगर दोनों प्रकार की हो जाएंगी, बी भी है और ए बी है, तो वह ए बी प्रकार का कहलाएगा। ओ प्रकार के रक्त में लाल रक्त कणिकाएं ए व बी प्रतिजन दोनों ही विहीन, विहीन का मतलब दोनों ही नहीं होती हैं, ना ही ए होती है, बी होती है, कोई भी नहीं होती, उसे ओ ब्लड ग्रुप या शून्य ब्लड ग्रुप, शून्य भी कहा जाता है। इसी के आगे है, ए व बी के अतिरिक्त लाल रक्त कणिकाओं पर आर एच नामक एक और प्रतिजन पाया जाता है। आर एच के बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। समझ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये आरबीसी है, इस आरबीसी के ऊपर ए प्रकार की एंटीजन है चारों तरफ, ठीक है, मैंने बना दी यहाँ पर ए प्रकार की एंटीजन इसके ऊपर बनी हुई है, ठीक है। और यदि उसके ऊपर आर एच प्रकार की एंटीजन भी है तो ये कहलाएगा ए प्लस, ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा? ए प्लस, ठीक है। और अगर आर एच नहीं है तो ये कहलाएगा ए माइनस प्रकार का एंटीजन। इस प्रकार से हमने देखा कि आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है वो ए और बी तो होती हैं, ए हो सकती है या बी हो सकती है या कोई भी नहीं हो सकता, परंतु एक और प्रकार का एंटीजन होता है जिसे आर एच कहते हैं। यदि आर एच उपस्थित है तो उसे कहते हैं आर एच धनात्मक, आर एच पॉजिटिव या आर एच प्लस से उसको दर्शाएंगे। और जिस आरबीसी के ऊपर आर एच प्रतिजन नहीं है उसे आर एच ऋणात्मक या आर एच नेगेटिव, आर एच माइनस कहा जाता है, ठीक है। और इसे हम आर एच समूह है या आर एच ग्रुप कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, हम इस सारणी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये आपको सारणी पूरी दिखाई दे रही है मेरे ख्याल से। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए प्लस है। अब इसका ब्लड ग्रुप ए प्लस क्यों है? क्योंकि इसकी आरबीसी के ऊपर देखो, ये रहा आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर प्रतिजन कौन सा है? ए प्रकार का है। मैं बना रहा हूं यहाँ पर, मान लीजिए ये आरबीसी कैसी है? जिसके ऊपर ए प्रकार के एंटीजन है या प्रतिजन है। देखिए, प्रतिजन को ही अंग्रेजी में एंटीजन कहा जाता है और जिसे हम शॉर्ट में ए और जी से दर्शा सकते हैं, ए जी यानी कि प्रतिजन। तो जिस व्यक्ति की आरबीसी के ऊपर ए प्रकार की प्रतिजन होती हैं उसका ब्लड ग्रुप तो ए होगा। देखिए यहाँ पर भी नीचे वाले में भी ए प्रकार की प्रतिजन है तो ए ही है।
परंतु प्लस और माइनस कब होगा, जब उसके आरबीसी के ऊपर आरएच प्रतिजन उपस्थित है, ठीक है, तब तो वो प्लस हो जाएगा। और यदि आरएच कारक जो है वो अनुपस्थित है यानी कि एब्सेंट है, तो वो आरएच माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, ए माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी ए प्लस हो, चाहे बी प्लस हो या ए बी प्लस या ओ प्लस, इसका मतलब क्या है, यानी कि इसके पास में ए प्रकार का प्रतिजन तो है ही है, और इसके पास में आर एच भी इसके ऊपर पाया जाता है। तो आर एच प्लस के कारण ही ये इसका नाम ए प्लस पड़ गया। बी वाले के पास भी सेम ऐसा ही होगा, इसके आरबीसी के ऊपर बी प्रकार की एंटीजन होंगी, लेकिन आर एच उपस्थित है तो बी प्लस होगा, और यदि आर एच अनुपस्थित है तो वो बी माइनस का हो जाएगा। और जब किसी व्यक्ति की आरबीसी के ऊपर ए और बी दोनों ही प्रकार के प्रतिजन है, ठीक है, और उसके ऊपर आर एच भी उपस्थित है, तो ए बी प्लस हो जाएगा, और अगर आर एच अनुपस्थित है तो ए बी माइनस हो जाएगा। ऐसे ही ओ प्लस वाले के अंदर क्या होगा, देखिए ओ वाले के ऊपर, ओ का मतलब क्या है, उसकी आरबीसी के ऊपर ए और बी दोनों ही प्रतिजन नहीं होती हैं, यानी कि जो एंटीजन है वो दोनों ही नहीं होती, ए और बी। जैसे आर ये बना रहा हूँ, ये आरबीसी है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई यानी कि ए और बी भी नहीं है, तो ये ओ कहलाएगा। अब ये ओ प्लस है, यानी कि इसके ऊपर ए और बी तो नहीं है, परंतु आर एच प्रेजेंट है, तो ये ओ प्लस कहलाएगा। परंतु यदि इसके ऊपर ये ए और बी भी नहीं है, और साथ में ये आर एच भी नहीं है, आर एच भी एब्सेंट है, तो ये ओ माइनस कहलाएगा। कहने का मतलब ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके ऊपर किसी प्रकार की प्रतिजन नहीं पाई जाती है, वो है ओ माइनस, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए इसके लिए जो जीन है, यानी कि प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण जीन के द्वारा होता है, तो यहाँ पर इसका निर्धारण करने के लिए जीन हमेशा जोड़े में होते हैं, यानी कि एक माता से एक पिता से। तो यहाँ इसको समझने के लिए जैसे मान लीजिए पहला अपन माता से ले लें, दूसरा पिता से, सभी के अंदर ऐसे ही लेंगे। तो यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप है, उसका जीन आई ए और आई ए, देखो ए और बी प्रभावी होते हैं और ओ अप्रभावी होता है, तो इसको अपन स्मॉल आई से दर्शा रहे हैं। तो ए वाला प्रभावी और ओ वाला अप्रभावी, तो यहाँ पर ये ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए प्रकार का होगा, क्योंकि जब तक ये प्रभावी जीन ए वाला उपस्थित है, ये दूसरे जो ओ वाले के जीन के लक्षणों को प्रकट नहीं होने देगा, उनके लक्षणों को दबा देता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए का निर्माण करने वाले जीन जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आई ए वाला, दोनों प्रभावी प्रभावी, और दूसरे में एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी, यानी कि ए प्रभावी है और दूसरा ओ अप्रभावी जीन, तो अभी ब्लड ग्रुप ए ही होगा। ठीक ऐसे ही यहाँ अपन को ये माइनस वाले के लिए लेना है। फिर हम बात करेंगे बी के लिए, तो माता और पिता दोनों के ही बी और बी जीन है, तो ब्लड ग्रुप बी होगा। परंतु एक कंडीशन हो सकती है कि माता के जीन के ऊपर बी हो सकता है, पिता के ऊपर ओ हो सकता है, या उल्टा कर लीजिए, पिता के ऊपर ओ हो सकता है और माता वाले के बी हो सकता है और माता वाले में ओ हो सकता है, तो आप कैसे भी कर लीजिए, ठीक है। इसको माता पिता में कंफ्यूज नहीं होना आपको। एक माता से है, पिता से, चाहे पहले वाला माता से ले लो, दूसरे वाला पिता से, या पहले वाला पिता से या दूसरे वाला माता से ले लो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्रभावी है, दूसरा अप्रभावी है, बी प्रभावी और ओ अप्रभावी। तो यहाँ ये ब्लड ग्रुप बी होगा, क्योंकि बी जीन प्रभावी जो है वो अप्रभावी जीन के लक्षणों को प्रकट नहीं होने देगा, ठीक है। और ए और बी जब दोनों ही साथ साथ होते हैं तो उसे कहते हैं सह प्रभाविता, ठीक। तो यहाँ ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों साथ साथ आ गए, दोनों प्रभावी प्रभावी आ गए, सह प्रभावी, दोनों जीन अपने अपने लक्षण प्रकट करेंगे, साथ साथ प्रकट करेंगे, सह प्रभाविता कहलाएगा। और जब दोनों के ऊपर ही आई ओ और आई ओ, इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं, आई ओ और आई ओ, यानी कि ओ अप्रभावी है, दोनों ही अप्रभावी अप्रभावी होंगे, तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए खास बात और सबसे लास्ट जो इम्पोर्टेंट बात है, हमें आगे के इस पार्ट के अंदर एक टॉपिक समझेंगे रक्तदान के बारे में, कि कौन सा व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है, ठीक है, कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति के से रक्त ले सकता है। तो उसको समझने के लिए हमें दो बातें ध्यान रखनी होंगी। जो दाता होता है, यानी कि दाता मतलब रक्त देने वाला, उसकी तो आरबीसी के ऊपर, जो आरबीसी हैं उनके ऊपर कौन सी एंटीजन उपस्थित है वो उसका ध्यान रखना है।
और जो लेने वाला है, जो ग्राही है, उसके रक्त में कौन सी प्रकार की एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी, जिसको अपन शॉर्ट में एबी से दर्शाएंगे, एंटीबॉडी प्रतिरक्षी है। ध्यान रखना है जो दाता है, दाता यानी कि रक्त देने वाला, उसका तो ध्यान रखना है कि एंटीजन कौन सी है, और जो रक्त लेगा उसकी एंटीबॉडी भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे ए वाला जो है, ये ए वाले को रक्त दे सकता है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर प्रतिजन तो ए है, परंतु उसके रक्त में एंटीबॉडी बी है। दोनों अलग अलग हो गए ना। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति वो ए वाले को रक्त दे सकता है, क्योंकि जो ए वाला जो दाता है उसके आरबीसी पर प्रतिजन तो ए है, परंतु उसके रक्त में प्रतिरक्षी कौन सी है? बी है। अगर ए और ए प्रकार की प्रतिरक्षी हो जाएंगी तो क्लोटिंग हो जाएगी, रक्त का समूहन हो जाएगा और ग्राही की मृत्यु हो सकती है। इसी प्रकार से बी वाला जो है वो बी वाले को रक्त दे सकता है, क्योंकि दाता के पास क्या है? प्रतिजन बी, और जो ग्राही है उसके पास में प्रतिरक्षी क्या है? ए। तो दोनों अलग अलग हैं, ये बी और ये ए। ठीक है, दोनों सेम नहीं होनी चाहिए, एक जैसी नहीं होनी चाहिए। तो बी वाला बी वाले को रख दे सकता है। अब अपन बात करेंगे कि ए वाला जो है क्या वो बी वाले को रख दे सकता है। तो देखिए अपन दाता को क्या क्या ध्यान में रखेंगे। दाता के लिए तो प्रतिजन, और ये बी वाला है, ये रहा। तो बी वाले के पास में क्या एंटीबॉडी? ए। तो दाता जो है ए वाला वो बी वाले को रक्त नहीं दे सकता, क्योंकि दाता के पास जो एंटीजन ए है, जब वो ग्राही के शरीर में जाएंगी तो एंटीबॉडी उनके पास क्या है? ए। तो एंटीजन भी ए और एंटीबॉडी भी ए, तो उससे इस ग्राही के रक्त नलिकाओं में, धमनी और शिराओं में रक्त का थक्का बनना शुरू हो जाएगा, रक्त जमना शुरू हो जाएगा, जिसे रुधिर स्कंदन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ग्राही की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, चाहे अपन इसे समझ लें कि बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, क्या वो ए वाले को रक्त दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों? देखो, जो दाता है बी वाला, देने वाला रक्त, इसके पास एंटीजन क्या है? बी। और जो ग्राही है ए वाला व्यक्ति, उसके पास एंटीबॉडी क्या है? बी। तो प्रतिजन भी बी है और प्रतिरक्षी भी बी है। जब दोनों बी और बी हो जाएंगी, एक जैसी हो जाएंगी, तो ग्राही की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है ना, उसकी तबीयत बिगड़ सकती है, अगर समय पर उपचार नहीं किया गया तो मृत्यु तक भी हो सकती है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो दाता होता है उसका सिर्फ हमें एंटीजन देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना, और जो ग्राही होता है उसकी सिर्फ एंटीबॉडी देखनी है। ठीक है, अगर हमें ये याद है तो हम किसी भी प्रकार का ये पता कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है और कौन सा व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है। खास बात और इसको याद करने का तरीका बता दूं मैं। जो ब्लड ग्रुप ए वाला होता है उसके पास तो क्या है? एंटीजन ए। ठीक है, उसका उल्टा कर दो, उसके पास में एंटीबॉडी बी होगी। जैसे ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति, उसके पास एंटीजन क्या है? बी, लेकिन उसके पास में एंटीबॉडी क्या होगी? ए वाली। इसी प्रकार से ए बी वाला जो है ब्लड ग्रुप, उसके पास में एंटीजन तो क्या है? ए बी, परंतु उसके पास में एंटीबॉडी नहीं होगी। ठीक है ना, इसको मैंने काट दिया, उसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं। और उसी प्रकार से जो ओ वाला है, उसके पास तो एंटीजन तो नहीं है, परंतु एंटीबॉडी ए और बी दोनों होती हैं। क्लियर? तो यहाँ हम देखिए आगे एक चीज और पढ़ेंगे कि जो ए बी वाला है, ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति, वो सर्वग्राही है। सर्वग्राही क्यों है? यानी कि यह सबसे रक्त ले सकता है। ये ए बी वाला सब सर्वग्राही इसलिए होता है क्योंकि इसके पास में किसी भी प्रकार की प्रतिरक्षी नहीं है। यानी कि ये ए वाला व्यक्ति भी इसको रक्त दे सकता है। क्यों देगा भाई? जो दाता है उसकी तो एंटीजन तो ए है, परंतु इसके पास में किसी प्रकार की प्रतिरक्षी नहीं है, तो कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या कब आती है? जब प्रतिजन और प्रतिरक्षी दोनों एक जैसी हो जाती हैं, परंतु यहाँ तो किसी भी प्रकार की प्रतिरक्षी नहीं है, तो ये सबसे रक्त ले लेगा। कौन? ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है, ए वाले से भी, बी वाले से भी और ओ वाले से भी, इसलिए सर्वग्राही कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है। क्यों कहलाता है? यह सबको रक्त दे सकता है। यानी कि ओ वाला व्यक्ति ए वाले को रक्त दे सकता है, बी वाले को रक्त दे सकता है, ए बी वाले को दे सकता है, ओ वाले को भी रक्त दे सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके पास में तो एंटीजन ही नहीं है। यहाँ से एंटीबॉडी भले ही चाहे बी हो या ए हो या ए बी दोनों हो, ठीक है, या दोनों ही नहीं हो, कोई भी है, तो यहाँ
दिक्कत कब होती है? जब ग्राही के पास में प्रतिरक्षी और दाता की प्रतिजन दोनों एक जैसी हो जाए, परंतु यहाँ तो प्रतिजन ही नहीं है। अगर प्रतिजन नहीं होंगे तो प्रतिरक्षी चाहे भले ही कैसी भी हो, इसका मतलब ओ वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है। क्यों? देने वाले के हम एंटीजन को ध्यान में रखेंगे और रक्त लेने वाले व्यक्ति की प्रतिरक्षी को ध्यान में रखा जाता है। चलिए फिर हम बात करते हैं अंत में, जिन लोगों का रक्त समूह ए प्रकार का होता है, ये ब्लड ग्रुप ए वाले की बात कर रहा है, उनके शरीर में आईजीएम प्रकार की, देखिए आईजीएम जो है ये प्रकार की एंटीबॉडी है। आईजीएम एंटीबॉडी हमने पढ़ी थी, 5 प्रकार की एंटीबॉडी होती हैं। ये रहा आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीई, आईजीडी, है ना। ये आईजीएम प्रकार की जो उसकी बात कर रहा है। तो ये बता रहा है कि जिन लोगों का रक्त समूह ब्लड ग्रुप ए होता है उसके अंदर आईजीएम प्रकार की एंटीबॉडी होती है, और वो एंटीबॉडी बी, देखिए ये रहा ए प्रकार के रक्त समूह में एंटीबॉडी बी होती है। टेबल में अभी पढ़ा था अपन ने, ए प्रकार के रक्त समूह में एंटीबॉडी बी होती है और बी वाले रक्त समूह वाले व्यक्ति में एंटीबॉडी ए होती है। उल्टा कर दीजिए बस इसका, ठीक है। इसी प्रकार जिनका रक्त समूह बी प्रकार का है उनके शरीर में एंटीबॉडी ए होगी, और ओ प्रकार के रक्त समूह में एंटी ए और एंटी बी प्रतिरक्षी पाई जाती हैं, ठीक है। ओ वाले के अंदर अभी जो टेबल में पढ़ा था सारी वही बातें कर रहा है। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्तियों में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी दोनों ही नहीं होती हैं, ठीक है। सारणी में जो पढ़ा था अभी वही। ए रक्त समूह वाले व्यक्तियों को जब बी प्रकार रक्त चढ़ाया जाता है, यानी कि ए रक्त समूह वाले व्यक्ति को बी वाले का रक्त चढ़ाया जाता है, तो उसके शरीर में उपस्थित एंटी बी और प्रतिरक्षी बी प्रकार की रक्त कणिकाएं दोनों सेम हो गई, है ना, बी और बी। क्लियर? की रक्त कणिकाओं का विनाश करती हैं। अतः रक्तदान करते समय विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि ग्राही व दाता का रक्त समूह है एक ही प्रकार का हो, यानी कि ओ वाला ओ वाले को दे सकता है, बी वाला बी वाले को, ए बी वाला ए बी वाले को, ठीक है। और ओ जो है वो सर्वग्राही है, वो तो सबको दे सकता है, और ए बी सर्वग्राही है, वो सबसे रक्त ले सकता है। ओ सर्वदाता, ए बी सर्वग्राही कहा जाता है। ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है, ओ वाला सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने रक्त और रक्त के समूह है जिसमें मुख्य रूप से एबीओ प्रकार के रक्त समूह के बारे में समझा। कल हम आरएच कारक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।